आओ आशीष, मैंने अंजलि से कह दिया था कि तुम दोनों यहाँ आने वाले हो, और वो भी इसलिए क्योंकि तुमने बहुत रिक्वेस्ट की थी। बैठो। अंजलि शेखर से नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन तुमने इतना जोर दिया, इसलिए मैं शेखर को उसकी बात कहने का एक मौका दे रही हूँ। आओ, यहाँ बैठो। आंटी, दरअसल मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, पता नहीं उसका कोई फायदा होगा भी या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। आंटी, मैं और अंजलि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अंजलि चाहे कुछ भी कहे, उसके आंखों में यह साफ दिखता है कि उसके दिल में क्या बात है। आंटी, जो औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वो हमेशा यही चाहती है कि उसका बाप उसके पास रहे। वो होने वाले बच्चे का बाप अगर दूर भी जाना चाहे, तो मां कोशिश करके उसे पास में रोक लेती है। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। मैं अंजलि के साथ रहना चाहता हूं, और वो मुझे दूर हटा रही है। ये तो बहुत अननेचुरल बात है ना आंटी, जो कभी भी सच नहीं हो सकती। और अगर ये बात सच हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि कोई इसे जानबूझकर करवा रहा है, किसी खास मकसद के साथ। और मैं ये भी जानता हूं आंटी कि अंजलि ने आपको यह बताया होगा कि वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, और उसकी वजह भी उसने आपको बताई होगी। आंटी, मैं और अंजलि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आशीष ने, अंजलि ने और मैंने मिलकर एक सपना देखा था आंटी। एक छोटा सा बीज बोया था, जिसकी देखभाल हमने की है, जिसकी परवरिश हमने की है, और आज वो बड़ा हो गया है आंटी। जब मैं जेल में था, तब भी मैं मेरे कंपनी के लिए काम करता रहा। अंजलि और आशीष उस कंपनी के लिए बाहर मेहनत करते रहे, और आज आप कहते हैं कि हम अलग हो जाए? ये कैसे हो सकता है आंटी? अंजलि जिस बच्चे को जन्म देने वाली है, उस बच्चे की जिंदगी जैसे उसके बाप के बिना अधूरी रहेगी, वैसे ही हमारी कंपनी आंटी हम में से किसी एक के बगैर अधूरी रहेगी। आंटी, इस कंपनी को हम तीनों ने जन्म दिया है। हम इस कंपनी के पेरेंट्स हैं आंटी। आंटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप प्लीज बीती बातें भूल जाइए आंटी, प्लीज। रहने दो शेखर, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं, इन सब बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जो कहने आए थे हमने सुन लिया आशीष। लेकिन आंटी, अब क्या तुम दोनों मेरे घर से जाओगे? आंटी लेकिन प्लीज। आशीष ने वादा किया था कि यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। पर आंटी, अब सब कुछ खत्म हो चुका है आशीष। अंजलि अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। आंटी मैं आपके सामने हाथ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। आंटी हम तीनों को अलग नहीं कर सकते आंटी, प्लीज। आंटी हम तीनों को अलग छोड़ दो। आंटी हमको अलग नहीं कर सकते आंटी, प्लीज मम्मी से कहो ना आंटी, प्लीज आंटी।
मम्मा। क्या है बेटा? आप मेरे दोस्तों से मिलना बंद कर दीजिए और उनके हाथ पैर जोड़ना बंद कर दीजिए कि वो मुझे अपना बीए कंप्लीट करने में इंसिस्ट करें, क्योंकि मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ, समझी? शिखा, तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अगर आपको मेरा इस तरह से बात करना पसंद नहीं है तो फिर आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कर। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं कर रही हूँ। तो फिर आपने जाकर संजय से मेरे बारे में बात क्यों की? ऐसा उसने तुमसे कहा? हाँ। तो फिर ये नहीं पता कि हम लोग कहाँ मिले थे? हाँ, यही कहीं। यही कहीं मैंने कहा? हमारे कॉलेज के सामने जो रेस्टोरेंट है वहाँ। बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। तो फिर अगर आप उससे नहीं मिली है तो आपकी भाषा वो कैसे बोल रहा है? क्यों जबरदस्ती कर रहा है कि मैं अपना बीए कंप्लीट कर लूं? इसलिए कि वो समझदार इंसान है और कोई भी समझदार इंसान वैसा ही सोचेगा जैसा मैं सोचती हूँ। यानी कि आप उससे मिली है? नहीं, अगर वो तुम्हें ये कह रहा है तो वो बिल्कुल बेवकूफ है। नहीं, एक्चुअली उसने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सोचा था कि आप शायद उससे मिली थी। तो फिर वो नहीं, तुम बेवकूफ हो और जो वो कह रहा है सही कह रहा है। मम्मा, मुझे बीए नहीं करना है। देखो शिखा, तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो करो, ऑफिस में बैठकर भी तुम बीए कर सकती हो। नहीं करना है। तुम्हें करना ही पड़ेगा शिखा। नहीं करूँगी। ठीक है, तो फिर बात मत करो मुझसे। मतलब? मैं जो कह रही हूँ वही मतलब है। जब तक तुम बीए करने के लिए तैयार नहीं होती तब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मम्मा, मैं बीए करूँ या ना करूँ इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है शिखा, मेरे लिए जरूरी है। ये मेरी जिंदगी है ना, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शिखा, अपनी मम्मी के साथ तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? और तुम ये वाकई समझती हो कि ये तुम्हारी जिंदगी है? तो फिर मैं तुमसे बात करूं या ना करूं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तुम्हें वो सब कुछ नहीं सुनना पड़ेगा जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। बात ये नहीं। मम्मा, आप समझते क्यों नहीं? मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ। शिखा, जिंदगी में हर चीज अपनी मर्जी से नहीं होती। कुछ चीजों के लिए दूसरों को जवाब देना पड़ता है। तुम खामखा की जिद कर रही हो। मैं जिद कर रही हूँ। और नहीं तो क्या? जब मैं ये तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि तुम कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं करना चाहती हो, तो मेरी इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि तुम कॉरेस्पॉन्डेंस करके बीए कर सकती हो? मेरे कहने के पीछे कुछ वजह है? मम्मा, मुझे नहीं लगता कि आप जो वजह बता रही है वो उतनी वैलिड है, सही है, जितनी कि मेरी वजह रही है। मम्मा, आपको भले ही ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं कि आप जो सोच रही है वो सही ही है। शट अप! इसके बारे में मैं और डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। जब तक तुम बीए करने के लिए तैयार नहीं होती तब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, समझी? अब कौन जिद कर रहा है, मैं या आप? हम दोनों, और मैं देखती हूँ कौन जीतता है। रितिका, हाँ? तुम घर जाओ, जाकर आराम करो। जया ने जो कहा उसके बारे में सोचती रहोगी तो और परेशान हो जाओ। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं? मिसेस जयाप्रसाद ने आज मुझसे जिस तरह से बात की उस तरह किसी ने नहीं की। और रूपाली, वो ओहो, वो इमैच्योर है रितिका। लेकिन इमेच्योरिटी तो कोई बहाना नहीं हुआ ना। इमेच्योरिटी तो बेवकूफ़ी होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लापरवाह हैं, पागल हैं, जो कभी कभी महंगी भी पड़ सकती है। मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। अच्छे लोग होते हैं, साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं। इन सबको पहचान कर तुम्हें जीना है। अगर तुम ये उम्मीद करती हो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदद नहीं बल्कि तुम्हारा काम बिगाड़ते हैं। दुनिया को कोसने से कोई फायदा नहीं, इससे तो खामखा में तुम अपना दिल जलाओगे। लेकिन मैं ऐसी ही हूं। आज तक किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं की, इसलिए मुझे बेइज्जती सहने की आदत भी नहीं। जब भी मुझे दोपहर की बात याद आती है तो हरीश, जया और रूपाली के कहे हर लफ्ज मुझे कांटे की तरह चुभते हैं। तो क्या सारी रात इसी तरह कुटती रहोगी? हो सकता है। और
वैसे भी मेरे पास जाने के लिए कोई जगह भी तो नहीं है। आई एम सॉरी रवि, मैं अपने अकेलेपन की बात करके आपको परेशान नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, ऐसे दौर तो आते रहते हैं। इतने दिनों से मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर तुम्हें परेशान कर रहा था। रोना रो रहा था। अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे परेशान कर सकती हो, तुम्हारा हक है। रितिका, क्या तुम बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही हो? हाँ। खास करके ऐसे मौके पर जब मुझे बहुत चोट पहुंचती है या जब मेरी बेइज्जती होती है। ऐसे मौके पर मुझे एक नॉर्मल जिंदगी न जी पाने का दुख होता है। अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो मैं उनके साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती। और अगर उनकी मौजूदगी में ऐसा कुछ होता तो मैं कब का काम छोड़ चुकी होती। मैं कह देती कि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। वो तो तुम आज भी कह सकती हो। नहीं रवि, आज नहीं कह सकती मैं, क्योंकि आज मुझे अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचना है। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे जमा करने हैं। अपने आप को बिजी रखने के लिए मुझे काम करते रहना है। अगर मैं घर पे बैठकर खाती रही तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। अगर तुम्हारे पति जिंदा होते और काम पर जाते होते तो घर बैठकर क्या करती तुम? मैं उनके लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती, घर को और खूबसूरत बनाती, खिड़की में बैठकर उनका इंतजार करती। लेकिन आज ये सब करने का कोई फायदा नहीं। रितिका, रितिका, रवि, आज मेरे लिए अपने आंसू रोक पाना बहुत मुश्किल है और आंसू बहाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आंसू बहाती हूं तो मैं कमजोर कहलाती हूँ, और अगर नहीं बहाती तो लोग कहेंगे कि कितनी पत्थर दिल है, जज्बात तो है ही नहीं इसमें। आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो क्या रितिका? तो मैं कम से कम उनके कंधे पर सर रख के रो तो सकती थी, क्योंकि रोने से जी हल्का हो जाता है। लेकिन अगर कोई दिलासा देने वाला ही ना हो तो रो के भी क्या फायदा। शेफाली, अगर तुम ये सोचने की कोशिश कर रही हो कि इस वक्त तुम कहां पर हो, तो मैं बता दूं कि तुम यहां पर मेरी क्लिनिक पे हो।
मैं कब सो गई? बस मुझसे बातें करते करते तुम्हें नींद आ गई थी। ओह गॉड, तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बहुत देर हो गई है, मम्मी भी फिक्र करेगी। डोंट वरी, मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन कर दिया था, उन्हें बताया था कि तुम यहीं पर हो। हाँ, मुझे भी ना अजीब अजीब से सपने आते हैं। कैसे सपने? ऐसे सपने जब से शेखर क्या? पहली बार उस रात को आया था जिस दिन शेखर और अंजलि शेखर हमारे कंपाउंड में उसकी कार पार्क करने आया था। और वो वही कार थी जिसमें राहुल की लाश छुपाई गई थी और फिर बाद में फेंक दी गई थी। उन सपनों में तुम क्या देखती हो? यही कि मैं, मम्मी, पापा, हम सब सामान लेके रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। ट्रेन आ जाती है प्लेटफॉर्म पे और हम सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। शेखर एक एक करके सामान पापा को देता है और पापा ट्रेन में खींचते जाते हैं। फिर वो आखिरी बैग उठाने जाता है। वो उसका अपना बैग होता है और वो बहुत भारी होता है, उससे वो बैग नहीं उठता, तो वो घसीटने लगता है। वो जैसे ही बोगी के पास आता है, ट्रेन शुरू हो जाती है। वो घसीटता रहता है और ट्रेन की स्पीड बढ़ती जाती है। ऐसा करते करते वो बहुत पीछे छूट जाता है, बहुत पीछे छूट जाता है। मम्मी, मैं और पापा हम चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं उसे, लेकिन ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है और शेखर भागते भागते गिर जाता है और मैं जाग जाती हूँ। मेरी नींद खुल जाती है और जब मेरी नींद टूट जाती है तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि शेखर ने उस बैग को छोड़ क्यों नहीं दिया, उसे छोड़कर ट्रेन को क्यों नहीं पकड़ लिया। सुखबीर, मुझे ऐसे बुरे बुरे ख्वाब क्यों आते हैं और मुझे क्यों परेशान करते हैं? मुझे शेखर के लिए बहुत फिक्र होती है, मुझे बहुत चिंता होती है उसके लिए। शायद मुझे पता है कि तुम्हें ऐसे सपने क्यों आते हैं। क्यों? देखो, उस दिन जब तुम शेखर और अंजलि से मिली थी, जिस दिन पहली बार तुम्हें ये ख्वाब आए थे, शायद तुम्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, या सबकॉन्शियसली तुम्हें इस बात का पता चल गया था। तुम्हें शेखर के लिए इतनी फिक्र इसीलिए होती है क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन हो, और ये सपने बार बार तुम्हें इसीलिए आते हैं क्योंकि शेखर की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आई हैं जिसकी वजह से वो तुमसे और तुम्हारे पेरेंट्स से इतना दूर हो गया। लेकिन शेखर तो जेल से छूट गया है ना, वो तो घर आ गया ना अभी, फिर भी मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं? क्योंकि शायद अभी भी तुम्हारे मन में शेखर को लेकर किसी प्रकार का डर लगा हुआ है, या फिर ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे बांटना नहीं चाहती, या वाकई तुम इस बात पर यकीन नहीं करती कि सचमुच कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो बहुत है सुखबीर, लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती कि शेखर को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। तुम मुझे बताना चाहोगी कि बात क्या है? शेखर अंजलि से शादी करना चाहता है, लेकिन अंजलि की मम्मी इसकी इजाजत नहीं दे रही है, और उसकी इजाजत के बगैर अंजलि शादी नहीं कर सकती। सुखबीर, अंजलि के पेट में शेखर का बच्चा है। क्या? लेकिन शेखर तो अभी इतना छोटा है। हाँ, छोटा है, लेकिन बहुत तकलीफें झेलनी पड़ रही है उसे। वो पागल सा हो गया है, डिप्रेशन आ गया है उसमें।
छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है वो, पूरे घर को सर पर उठा लेता है। मामा पापा बहुत परेशान है उसे लेकर। सुप्पी, हम ये सब क्यों झेल रहे हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? शेफाली, आखिर अंजलि की माँ इस शादी के इतने खिलाफ क्यों है? अंजलि की माँ किसी पुराने बात को लेकर मेरे ग्रैंडफादर से बहुत नाराज है। तुम प्लीज रोना बंद करो। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सुखबीर, कहते हैं कि जब आपका अतीत आपको पकड़ लेता है ना, तब अंत आ गया है। तो शेफाली, इस अंत को इतना नेगेटिवली देखने से क्या फायदा होगा? हाँ, ये सोचो ना कि अब तुम्हारे परिवार की सारी तकलीफों का अंत आ गया है, और शायद ये शेखर की आखिरी तकलीफ है, आखिरी दर्द, आखिरी जख्म। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो मर जाएगा? शेफाली, मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब वो जीने लग जाएगा। ना